हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे और मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उस पर बढ़ते हैं। तो आपको याद हो चार्ज की हमने 3 प्रॉपर्टी लिखी थी। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक ही चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पर चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो अगर ये दोनों लाइक हैं, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये किसी फोर्स से ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे ना, है ना। किसी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स कितना होगा इसके बारे में कूलम्ब्स एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने स्टडी करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, तो उन्होंने क्या पाया वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी 2 चार्ज ले लेते हैं, मान लो Q1 और Q2, और मान लो कि ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं। मान लेते हैं कि एक दूसरे से ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R। तो कूलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट करे और उसने देखा कि ये एक दूसरे को जिस भी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के। Q1 मतलब ये जो पहले वाला चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ऑल्सो उसने देखा कि ये जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के, यानी कि दूसरा वाला जो चार्ज है उसके भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब ये चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और ऑल्सो उसने क्या देखा, तो इन दोनों को, ये जो ऊपर वाली दोनों सिचुएशन है, इन दोनों को हम ऐसे ले सकते हैं कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, ठीक है। साथ में उसने क्या देखा कि जो ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1/r²। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। और स्क्वायर के कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये उसने एक्सपेरिमेंट करे होंगे। डिस्टेंस को चेंज करा होगा, फोर्स को छाया होगा, फिर डिस्टेंस चेंज करा होगा, फोर्स को छाया। तो उसने देखा कि जो डिस्टेंस फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो ये एक पहला फैक्टर पाया उसने, और ये वाला जो है डिस्टेंस वाला, ये दूसरा फैक्टर पाया। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड करें तो हम लिख सकते हैं कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के और अपॉन में R² के, ठीक है। प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसको हम K से डिनोट करते हैं। तो F = K Q1 Q2 अपॉन में R², ये निकल के आता है। तो 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हमारे पास निकल के आता है F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। ऑब्वियसली यहाँ पर K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसी को ही हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो हम इसको स्टेटमेंट की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, मतलब रिपल्सन और अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट की टर्म में लिखूं कि हम इसको स्टेटमेंट की टर्म में लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between 2 charge particle is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। तो अब ये जो कूलम्ब्स लॉ में ये जो कांस्टेंट आया है K, इस कांस्टेंट, ये जो K है इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक। फोर्स कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है वो बेसिकली मीडियम पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू जो है, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि K की वैल्यू अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Newton मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। बट अगर मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब मीडियम तो बहुत सारे होते हैं तो आपको सारे मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत है, बट एयर और वैक्यूम के लिए आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो हम केसेस लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एयर और वैक्यूम में ही परफॉर्म किए जाएंगे, एयर में ही परफॉर्म किए जाएंगे बेसिकली। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। बाकी किसी मीडियम में आएगा तो किस तरीके से करेंगे वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को देख के आपको एक और भी फॉर्मूला याद हो रहा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास m1 और m2 है और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो वो एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते थे तो वो कितना होता था, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो G होता था, ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है हमारा जो कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट आया, ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये जो G है इसको याद करो, इसका नाम हम बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी, फिक्स होती थी, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है, देखने में काफी सिमिलर लग रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस है कि इनका जो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसका कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये वाला जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 m2 है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा नेचर में, जबकि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कूलम्स लॉ होता है, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। बाकी अभी हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक लॉ और छोटा सा लिख लेते हैं, देन हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो एक और लॉ होता है, वो क्या होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाला जो लॉ है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये लॉ आपने इस वाले ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी, ये जो फोर्स था इसके लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं एक बार, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या होता है कि अभी देखो ऊपर हमने जो कूलम्स लॉ लिखा है, कूलम्स लॉ लिखा है, वो तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स बताता है, लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्ज हो जाए। मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है Q0, ठीक है, Q0 चार्ज आ गया हमारे पास, यहाँ पर एक चार्ज है जिसका पे चार्ज कितना है Q0, और इसके आसपास एक चार्ज है, यहाँ पर है Q1 है, ये दूसरा चार्ज है Q2 है, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, और ऐसे n चार्जेस हैं। तो मान लो यहाँ पर मैं nth वाला चार्ज बना देता हूँ, ठीक है। मान लो ये जो Q1 चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इससे यहाँ से R1 डिस्टेंस पे, ये जो Q2 चार्ज है इसका हमारे Q0 से R2 डिस्टेंस है, ये Q3 जो चार्ज है इसका R3 डिस्टेंस है, और ऐसे जो Q1 चार्ज है इसका यहाँ से Rn डिस्टेंस है। तो ये सारे मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर हम टोटल फोर्स देखें कि कितना लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है, टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, नेट फोर्स लगेगा टोटल, वो क्या करो आप कि सबके कारण इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो, यानी कि ऐसे F01, यानी कि Q0 के ऊपर जो Q1 फोर्स लगा रहा है, ये Q1 जो है इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उसको निकालो, फिर उसके बाद जो Q2 जो है वो फोर्स निकाल रहा है तो वो निकालो, यानी Q2 जो फोर्स लगा रहा है तो उसको मान लो मैं F02 बोल देता हूँ, यानी कि F02 मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। फिर जो तीसरा लगा रहा है वो निकालो, यानी कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3, और ऐसे ही, और इन सारे फोर्स को ना प्लस करना है। अब इनको नॉर्मल प्लस नहीं करना, इनको वेक्टरली ऐड करना। वेक्टरली ऐड से क्या मतलब है अभी बताता हूँ मैं। और ऐसे ही मान लो और सारे लगा रहे होंगे तो डैश डैश सबसे लास्ट वाला लिख लेते हैं, जो Q1 फोर्स लगा रहा होगा तो F0n। तो ये जितने भी मतलब चार्ज पार्टिकल हैं Q0 के अराउंड, उनके कारण, सबके कारण आप इंडिविजुअल फोर्स लगा लो, सबके कारण इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो और फिर उनका वेक्टर सम कर दो, ठीक है। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो स्केलर सम होता है, स्केलर सम का मतलब क्या है कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल जो है वो 2n फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल 6n फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे 8n,
ठीक है, तो ये तो हो जाएगा स्केलर सम। तो ऐसे नहीं करना। वेक्टर सम का मतलब कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो 2n फोर्स है वो ऐसे लग रहा है ना, 2n फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, 6n फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, और मान लो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, मान लो 45 डिग्री। तो इनका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो याद करो जो 11th क्लास में हमने वेक्टर एडिशन रूल पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे अब इन दोनों फोर्सेस का अगर हमको रिजल्टेंट देखना है तो एक ये फॉर्मूला याद है आपको, यह लगा देते हैं हम रिजल्टेंट निकालने के लिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर सम। इस फॉर्मूले को यूज करके अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है आपको, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखनी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस is equals to the vector sum of the individual forces exerted by each charge। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी कॉमन है, आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F। What would be the new force if magnitude of each charge gets doubled and distance between them reduces to half। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उन पे पहले फोर्स F लग रहा है। अब नया फोर्स बताना है जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी उनकी वैल्यू डबल हो गई होगी और डिस्टेंस आधा हो गया होगा। तो हमें सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, F फोर्स लग रहा है पहले दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी F की टर्म में ही आना चाहिए, क्योंकि और तो अपने को कुछ डाटा ही गिवन नहीं है। तो सारी चीज हम अपने आप मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि देखो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल को मैं Q1 मान लेता हूँ और दूसरे चार्ज पार्टिकल को Q2 मान लेता हूँ, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना मान लेता हूँ, R। ठीक है, डिस्टेंस इनके बीच का कितना ले लेते हैं हम, R। अब पहले फोर्स कितना है, F। तो F का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब नया फोर्स निकालना है तो उसको मान लो मैं F डैश बोल दे रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट तो कहीं रहेगा क्योंकि मीडियम तो चेंज हुआ नहीं। मैंने बताया था ये कांस्टेंट की वैल्यू तब चेंज हो सकती है जब मीडियम चेंज। तो जो नया फोर्स है F इक्वल्स टू K। अब देखो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड वो कितना हो गया है, डबल हो गया है। तो जो Q1 है ये इसका डबल कितना होगा, 2Q1 है ना। तो ये 2Q1 हो चुका होगा। ऐसे Q2 जो है वो 2Q2 हो चुका होगा। और जो डिस्टेंस R है वो हाफ हो गया है ना, डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है। तो पहले डिस्टेंस R था तो ये R/2 हो गया होगा और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो देखो F डैश जो है वो कितना हो जाएगा, K। देखो 2Q1 तो 4 हो गया, Q1 Q2, और यहाँ पर जो R/2 का स्क्वायर है तो R²/4। ठीक है, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा और एक 4 ऊपर ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 16K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखो जरा, ये K Q1 Q2 अपॉन में R², ये तो हमारा पहले वाला ही फोर्स है ना, ये रहा देखो K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इसकी वैल्यू F है तो इसकी जगह हम F ले सकते हैं। तो F डैश जो है यानी हमारा नया फोर्स वो कितना हो गया, 16, और ये पूरा F है तो 16F। ठीक है, तो यानी कि जो नया फोर्स है वो पिछले वाले फोर्स का 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल कूलम्ब्स लॉ के ऊपर फॉर्मूला था। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें जो है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था वो भी इन्वॉल्व हो जाए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन में पूरा लिख नहीं रहा है इस बार, आप क्वेश्चन बस समझिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस तरीके से, जो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमारे पास एक बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कुछ भी दे सकता है। तो मैं अभी क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसकी साइड ले लेता हूँ A। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके 3 वर्टिसेस हैं A, B और C, और इसने बोला है कि इसके 3 वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं। तो अभी हम क्वेश्चन को और आसान करने के लिए मान लेते हैं कि सब पे Q चार्ज रखा हुआ है, Q इस पे भी रखा हुआ है और यहाँ पर भी Q चार्ज रखा गया है। ठीक है,
और इसमें कुछ और भी चार्ज रख सकता था, यहाँ पर वैल्यू हो सकती थी 2 कूलम, 3 कूलम, 3 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, इस तरीके से। डिस्टेंस जो है मैंने ए लिया है वो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं और बोला है कि आपको फाइंड, ऐसे करके बोल सकता है किसी भी एक वर्टेक्स को लेकर, कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए, ठीक है। तो मतलब वर्टेक्स ए पे जो रखा हुआ है चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो वर्टेक्स ए पर चार्ज, वर्टेक्स ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे चार्ज लगाएगा कौन, उस पे चार्ज ये वाला यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है बी पर वो लगाएगा फोर्स, और ये वाला फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर जो बी जो है, बी इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखो बी जो है, बी पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और ए पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ऐसे ही तो होगी ना, रिपेल करेगा। और मान लेता हूं मैं इस फोर्स को F1 बोल देता हूं। और इन द सेम वे ये जो सी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, तो कुछ इसी तरीके से तो फोर्स लगाएगा। और इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, F1 और F2। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में आप एंगल बता सकते हैं कि एंगल कितना बन रहा है। बहुत आसान है ना, कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों होगा, देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल सेम ही होते हैं और कितने के होते हैं 60। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 होगा, ये 60 डिग्री होगा, है ना। और ये वाला जो एंगल दोनों फोर्सेस के बीच बन रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे ए पे। तो सबसे पहले मैं ये जो F1 है वो निकालता हूँ, F1 यानी कि F1 कौन सा फोर्स है, जो वर्टेक्स बी पे रखा हुआ चार्ज वो वर्टेक्स ए वाले पे लगा रहा है, तो F1। तो कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2। तो देखो Q1 Q2 दोनों ही Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख दिया। और सेम देखो आप ये जो F2 है यानी कि जो चार्ज है C पर वो लगा रहा है वर्टेक्स A पर जो चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी ना, क्योंकि K चार्ज तो यहाँ पर भी सेम है, और Q1 Q2 तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइड भी A ही है ना, इनके बीच का डिस्टेंस भी तो A ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज, दोनों फोर्सेस हैं वो देखो इक्वल है F1 F2, तो इसको हम मान लो F बोल देता हूँ मैं, F से मैंने इनको F ले लिया, ठीक है। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट, तो अभी देखो ये दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई और एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो जो अभी हमने डिस्कस करा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि हमको इनका वेक्टर सम करना है, तो इनको जो ऐड करना है वो वेक्टर लॉ से ऐड करना है, यानी ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो वेक्टर्स होते थे और एक दूसरे से कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहते थे तो उनका नेट कैसे निकालते थे हम, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, तो पहले वाले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर यानी कि दो फोर्सेस हैं जो कि एक वेक्टर्स होते हैं, तो F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, 2F1 F2 cos थीटा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब F1 F2 की अगर हम वैल्यू डाल दें यहाँ पर देखो, तो F1 और F2 तो दोनों बराबर है ना, जिसको हमने F लिया है, तो हम पे क्या हो जाएगा F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर और cos थीटा, तो cos थीटा कितना है यहाँ पर cos 60 डिग्री, है ना। cos देखो कितना हो गया cos 60 डिग्री। तो इसको अब यहाँ पे हम डालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो स्टार्टिंग के F स्क्वायर ये कितना हो जाएगा F स्क्वायर ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में इधर देखो 2F स्क्वायर और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बस F स्क्वायर बच जाएगा, और 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा 3F स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 पे तो रूट आ ही जाएगा, तो √3F, और F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू तो F1 और F2 दोनों इक्वल हैं तो इसी के बराबर है, यानी कि √3 और F की जगह कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। तो इतना जो नेट फोर्स निकल के आएगा, और ये जो नेट फोर्स निकल के आएगा इसकी डायरेक्शन पूछो तो ये इस तरीके से इनके बीच में से ही जाएगा ना, इनके बीच में से जाएगा कहीं यहाँ पर F नेट जो है, ठीक है, तो इस तरफ जाएगा F नॉट कुछ इस तरीके से।
ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हमने क्वेश्चन करा। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आ सकता है इसके ऊपर। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, जैसे अभी ये चार्जेस थे वो कहाँ पे रखे हुए थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। अभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल के ऊपर दे देगा क्वेश्चन। तो मान लेते हैं हम एक आपको आइडिया देने के लिए मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, डाटा थोड़ा इजी लेते हैं हम यहाँ पर। तो मान लो कि स्क्वायर है, ठीक है, और इसके भी ऐसे ही वर्टिसेस पे, सारे वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखा हुआ है। तो अब इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लो सब पे जो है सेम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सेम चार्ज रखा हुआ है। तो ये हम स्क्वायर के पहले वर्टिसेस का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और सब पे मान लो सेम चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर रखा हुआ क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, और यहाँ पर भी क्यू, ठीक है। और साइड कितनी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो सारी साइड कितनी हो गई, ए हो गई सारी साइड, ठीक है। तो अब इसमें भी ऐसे करके क्वेश्चन बोल देगा किसी भी एक वर्टेक्स को लेके। तो मान लो हम ए पे ही ले लेते हैं कि बोलेगा कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए, यानी कि वर्टेक्स ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स लगाएगा कौन कौन। तो पिछली बार जैसे 2 चार्जेस थे ना लगाने वाले, इस पर तो 3 है। तो ए पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा, डी वाला, ठीक है, बी वाला और सी वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो बी वाला जो फोर्स है, बी वाला सॉरी चार्ज है जो, ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा। देखो पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल ही तो करेगा ना, बी वाला ए को तो धक्का ही देगा, रिपेल करेगा। तो वो फोर्स लगाएगा इस पे इस तरीके से रिपेल करेगा ना, इस तरीके से रिपेल करेगा। तो मान लो इसको मैं F1 नाम दे देता, F1, ठीक है। अब देखो जो डी वाला है, डी वाला इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये ऊपर की तरफ लगाएगा। तो इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो सी वाला है, सी वाला ये कैसे फोर्स लगाएगा, तो ये भी तो इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो वो ऐसे डायगोनली ऐसे इस तरीके से लगाएगा, यानी कि F3 इस तरीके से। तो ये 3 हो गए। तो देखो हमने क्लास 11th में पढ़ा था ना पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें कैसे अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स लग रहे होते थे एक साथ में, तो उसमें हम पहले क्या करते थे, हम 2 को लेके ही सोल्व करते हैं। अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये हमने लगाया हुआ ना, ये F1 F2, तो इसमें 2 वेक्टर्स के लिए है। तो 2 से ज्यादा जब भी वेक्टर्स आते हैं उसमें भी पहले हमें 2 को लेके सोल्व करना होता है, फिर 2 को लेके जो उसका रिजल्टेंट आता है वो फिर हम उस जो तीसरा वाला रह गया उसके साथ फिर उन 2 को ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो पहले मैं F1 और F2 को लेके सोल्व करता हूँ, फिर इनका जो आएगा तो वो वेक्टर और अभी F3, तो फिर 2 वेक्टर आ गए, ऐसे ऐसे करके हम सोल्व करते जाते हैं अगर 2 से ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम F1 और F2 निकालते हैं, ठीक है। F1 कौन सा है, जो कि ये वाला लगा रहा है, बी वाला है ना, बी वाला लगा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो F1 तो फॉर्मूला क्या है, देखो भाई कूलम्ब्स लॉ का K Q1 Q2, तो अगेन दोनों चार्ज सेम है तो Q1 Q2 करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, और डिस्टेंस A लिया है तो A स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे F2 निकालते हैं जरा, F2 तो वो कितना निकल के आएगा, देखो F2 कौन सा वाला है, D वाला जो लगा रहा है इस पे, D वाला, तो उसका भी सेम ही आएगा K Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना A, तो A स्क्वायर, तो ये भी सेम आ रहा है। तो पिछली बार की तरह हम इसमें भी हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो F1 है और F2 क्योंकि सेम है तो हम इसको कुछ सेम यानी कि F मान लेते हैं ना, से मतलब हमने इसको F कह दिया, ठीक है ना। वो अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे हम, तो इनका रिजल्टेंट को मान लो मैं FR नाम दे देता हूँ, इनका जो रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अभी फिर से जैसे फॉर्मूला लगाया था, F1 का स्क्वायर, यहाँ पर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2, और देखो cos थीटा, तो आप देख रहे होंगे साफ साफ दिख रहा है कि ये F1 इस तरफ है और F2 इस तरफ है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 90, ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। तो FR जो है, FR वो कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पर F1 को हमने F मान लिया था तो F स्क्वायर, F2 को भी हमने F मान लिया तो F स्क्वायर, और cos 90 कितना हो गया, 0, तो ये वाली टर्म तो हटी गई, 0 हो गया। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया, 2F स्क्वायर,
और इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना आएगा √2f और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू तो f1 f2 के ही बराबर है, तो उसको अगर हम यहाँ पे रख दें तो कितना आ जाएगा √2f कितना है kq² ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब इसकी अगर ये जो एफ आर की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो एफ आर बनेगा किस तरफ, एफ आर देखो इस तरफ ही तो जाएगा ना, ये इस तरफ F2 है, ये F1 है, तो इनका रिजल्टेंट ये डायगोनल के अलोंग ही तो जाएगा, ये एफ आर इस तरफ ही जाएगा, यानी कि जो F3 और एफ आर जो है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, F3 और एफ आर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो वैल्यू है F3 और एफ आर देखो सेम डायरेक्शन है, तो हम पहले F3 निकाल लेते हैं, ठीक है, F3। तो F3 कैसे निकालेंगे हम, F3 देखो जो थर्ड वाला चार्ज यानी कि FC पर, ऊपर मैं करके दिखाऊंगा आपको एक बार, तो देखो ये वाला जो है ये वाला ये चार्ज जो है ये लगा रहा है, तो जब देखो आप देखोगे जब हम इस C वाले चार्ज के कारण A वाले चार्ज पे निकालेंगे तो वहां पर तो हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ना, डायगोनल की, इस वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस की। तो क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है। देखो ये A है, ये वाली साइड A है और ये वाली साइड A है, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा √2a। आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा हम। तो F3 निकालेंगे तो हम देखो kq², क्योंकि A पे और C पे सेम ही चार्ज है और डिस्टेंस कितना था √2a, और फिर हमें इसका क्या चाहिए स्क्वायर, तो कितना निकल के आ जाएगा kq²/2a², ठीक है। तो ये हमने F3 भी निकाल लिया, अब देखो जरा यहाँ पर देखो F3 जो है और FR ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ना तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। देखो सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, अपोजिट में होता है तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी एंगल पे होते हैं तो ये फॉर्मूला है ही। तो अब फाइनल यानी कि अगर मेरे को फाइनल नेट फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूं, जो अभी F3 आया है, ठीक है, और जो मेरा पहले दोनों फोर्स आए थे, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आया था ये वाला FR, ये FR जो निकल के आया था, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो F3 की वैल्यू कितनी है kq² प्लस में FR कितना है √2kq²/a², ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जैसे kq²/a² कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं ले लूँ तो kq²/a² अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस में √2, तो इतना भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है, या √2 की वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है। तो ये फाइनल हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो आप फिर से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया था और किस किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा है, ठीक है, किस तरीके से करा है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलो अरे यार